Orange City Literature Festival. The language of tone belongs equally to all mankind, and melody is the absolute language in which the musician speaks to every heart. To shed light on this topic, today we have with us Dr. Sadhana Shilendra. Dr. Shilendra is a distinguished Indian classical singer and a professor who heads the music department at the Vasantrao Nayak Institute in Nagpur. An All India Radio approved artist, she is renowned for her mastery of Khayal Gaiki and her graceful rendition of Thumri and Dalma. A dedicated researcher, she has explored the evolution of Khayal and created 3 new ragas from traditional folk melodies. She has also compiled over 200 rare Bandish compositions published in her acclaimed book Ghar Gunjan. Recipient of prestigious honor including the Surmani Award, Dr. Shilendra is celebrated for both her artistry and her contribution to Indian classical music. As the topic itself is so captivating, I must appreciate the guest of this session for having accepted and structured this topic into a frame of 90 minutes, inclusive of the audience question. Ladies and gentlemen, without any further ado, I hand over the session to our esteemed guest. नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जो मुझे दिया गया है एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, लिसनिंग बियॉन्ड द ईयर्स। मतलब संगीत का आस्वाद जो हम लेना चाहते हैं वो कानों से सुनने से परे जाके हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमको ये कहना है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत कैसे सुने, कैसे समझे, उसका आस्वाद कैसे ले, इस विषय पर आज मैं बात करना चाहूँगी। आज मेरे साथ हारमोनियम पर सचिन है, सुयोग है तबले पर, मिताली और वेदिका है मेरे साथ वोकल सपोर्ट के लिए। सबके साथ अभी मैं पेश करना चाहती हूँ। पहली तो बात ये है कि संगीत हम विविध माध्यमों से सुनते हैं हमेशा। कहीं रिंगटोन्स है, कहीं कॉलर ट्यून्स है, कहीं अलार्म है, कहीं और कुछ, या फिर हम जिम में जाते हैं तो फास्ट बीट वाला म्यूजिक हम सुनते हैं जिससे हमें स्फूर्ति मिलती है। कभी हम मॉल में जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कहीं बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है, या फिर कहीं शादियों में जाते हैं तो शहनाई बजती रहती है जो कि बैकग्राउंड में चली जाती है। लेकिन हमको जो संगीत सुनना है वो इनसे परे सुनना है, इनसे परे जाकर हमको संगीत सुनना है। फिर वो संगीत चाहे कोई किसी भी तरीके का हो, मतलब चाहे इंडियन रहे, चाहे वेस्टर्न रहे, चाहे कर्नाटक रहे, चाहे क्लासिकल रहे, चाहे सेमी क्लासिकल रहे, चाहे लाइट म्यूजिक रहे, जो जॉनर आप सुनना चाहते हैं वो सुने। लेकिन पहली बात है कि संगीत हमको जितना ज़्यादा हो पाए उतना हमको सुनना है, विविध माध्यमों से सुनना है। और साथ में मैं तो ये भी कहूँगी कि केवल सुनना ये पैसिव रहता है, वो सुनने के साथ साथ हमको गुनगुनाना भी है। तो जितना हम ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे उतना उसका संगीत का हमको मजा आएगा। दूसरी बात ये है कि जो हम संगीत सुनते हैं वो जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी दुकानों में हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र लगा रहता है। गायत्री मंत्र लगा रहता है घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, पता नहीं कितना टाइम, 108 का एक साइकिल मैंने सुना है वो रहता है। सुनते रहते हैं, लेकिन उसका क्या इफेक्ट संगीत के माध्यम से होता है हम जानते नहीं हैं। हम भी वो थोड़ा सा सुनते हैं, हमारे मन में क्या भावनाएं आती वो देखते हैं। एक घंटा, 1.5 घंटा, कितना भी टाइम दुकानों में मैंने ऐसा लगाते हुए देखा है। ये हमारे इस पे एक पवित्रता की भावना शायद पैदा करता है, या फिर कहीं जो है हमारे मन में भक्ति की भावना है उसके लिए ये म्यूजिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या रहता है कि बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि म्यूजिक एज अ थेरेपी यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमको यदि नींद नहीं आती है तो किसी प्रकार का म्यूजिक हम लोग सुनते हैं और उसके आधार पर वो साउंड स्लीप का अनुभव लेते हैं। मैंने कई लोगों से ऐसे सुना है, वो भी हम थोड़ा सा सुन लेते हैं।
ये साउंड स्लिप के लिए जो हम सुनते हैं बहुत ही सूदिंग रहता है, लेकिन उसको किस जॉनर में उसको डालना चाहिए, वो क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, इंडियन है, वेस्टर्न है, इसका अभी तक मैं इसको तय नहीं कर पाई हूँ कि ये साउंड स्लीप के लिए जो म्यूजिक दिया है वो कौन से टाइप का, वो उसका जॉनर क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, इसको मैं अभी तक तय नहीं कर पाई हूँ। आप भी थोड़ा सुनिए। साउंड स्लिप के लिए उसके साथ विजुअल्स भी रहते हैं, हम उसको सुनते जाते हैं डीप डीप अंदर की ओर देखने लगते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जिसमें हमको साउंड स्लिप लग जाती है। ऐसा लोगों का अनुभव है, मुझे तो स्लिप का कोई इशू ही नहीं है, तो मैंने इसको अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है। देखते क्या होता है। ठीक है, सॉरी मेरी टेक्निकल कारणों से नहीं हो रहा उसके साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो सब म्यूजिक है वहाँ पे म्यूजिक का उपयोग किसी अन्य चीज के लिए किया है, मतलब म्यूजिक एज अ थेरेपी, म्यूजिक फॉर भक्ति, ऐसा कुछ ना कुछ। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि संगीत पूरी बारीकी से हमको सुनना है। अब हर किसी की बारीकी की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, हर किसी की कैपेसिटी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितना हम सोच सके, जितना हम कर सके, उसको बारीकी से हमको सुनना है। बारीकी से सुनने से क्या होगा कि म्यूजिक एज एन आर्ट हम सुन सकेंगे, मतलब हम म्यूजिक किसी और चीज के लिए नहीं, केवल म्यूजिक को हम म्यूजिक के लिए ही सुनेंगे। हेलो हेलो, केवल मुझे माइक लोगों को ठीक रहेगा, इतना छोटा सा ऑडियंस हो जाएगा, ये मुझे इसके लिए मतलब हमको जो म्यूजिक सुनना है वो किसी कलाकृति के तौर पर सुनना है, कि एज एन आर्ट फॉर्म हमको उसको सुनना है। तो जितना हो सके फुल कंसंट्रेशन से दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना आप सोच सके, जितना आप कर पाए। आपको क्लासिकल म्यूजिक नहीं, कोई भी म्यूजिक चलेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूजिक हमको पता कैसे चलता है कि ये इंडियन म्यूजिक है कि वेस्टर्न म्यूजिक है, कर्नाटक संगीत है। तो इनमें से आप में से कोई बता सकता है कि ये इंडियन म्यूजिक कैसे पता चलता है कि ये इंडियन म्यूजिक है, कैसे पता चलता है कि ये वेस्टर्न म्यूजिक है? आप में से कोई बता सकते तो चलेगा। 12 स्वर। 12 स्वर तो सभी इसमें है, इंडियन में भी 12 ही है, वेस्टर्न में भी 12 ही है। तो पता कैसे चलता है कि इंडियन म्यूजिक एक वेस्टर्न म्यूजिक? लिरिक्स से, वोकल्स, लिरिक्स से, मतलब लिरिक्स यदि हिंदी में है तो वो शायद इंडियन है होगा, लिरिक्स यदि इंग्लिश या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज में है तो वो शायद हो सकता है कि वो वेस्टर्न है। तो ये एक बिल्कुल सही, जैसे सर ने बताया कि लिरिक्स कौन सी भाषा में है उसके आधार पर हमको पता चलता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की यदि बात करें जहाँ भाषा नहीं है, तो वो हमको कैसे पता चलता है कि ये इंडियन है कि वेस्टर्न है? Harmony or melody? There's a predictive wave pattern which is there in Indian classical music, which is not that much in Carnatic, because there's a separate pattern which immediately reflects on the अच्छा, and in Western obviously it isn't. There's no predictive pattern. मतलब सादी भाषा में यदि बात करें तो आवाज के लगाव दोनों में अलग है, प्रोग्रेशन जिसको हम विस्तार कहेंगे, विस्तार का पैटर्न भी अलग है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल एकदम दूर दूर है। जैसे मैडम ने कहा कि कॉर्ड की सिस्टम है, तो इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल एकदम दो छोर हो सकते हैं। लेकिन जब हम फिल्म म्यूजिक की बात करते हैं तो जैसे सर ने बताया कि लिरिक्स के आधार पर ही पता चलता है कि हिंदी है तो इंडियन होगा, इंग्लिश है तो वेस्टर्न। तो पॉप म्यूजिक में या फिर फिल्म म्यूजिक में या लाइट म्यूजिक में कई बार ये जो सीमा रेखाएं होती है, बॉर्डर लाइन्स रहती है, वो मर्ज हो जाती हैं और इंडियन और वेस्टर्न साथ में मिलके भी चलता है। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि कौन सा म्यूजिक है ये उतना मायने नहीं रखना, हमको बस म्यूजिक सुनते रहना है। और जहाँ तक इंडियन म्यूजिक की बात है या फिर किसी भी म्यूजिक की बात है, उसमें स्वर रहता है, रिदम रहता है और लिरिक्स रहते हैं। वोकल म्यूजिक की बात करें तो हर म्यूजिक में सुर रहते हैं, हर म्यूजिक में लिरिक्स रहते हैं और हर म्यूजिक में रिदम या लय रहती है।
तो इनके आधार पर ही हम किसी भी म्यूजिक की रचना की जाती है। आज का जो टॉपिक है वो है कि लिसनिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये क्लासिकल म्यूजिक क्या है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये क्या सोच है कि क्या रहता है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक क्या है? क्या है क्लास किस बात का वाचक है? इसमें रहता है वो क्लासिकल मुझे लगता है कि क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लगता है क्लासिकल म्यूजिक जो है वो आपके सारे चक्रों को टच कर करके बॉडी की एनर्जी को फ्रॉम द लोअर सबस्ट्रेटम टू द हायर सबस्ट्रेटम लेके जाता है। दिस इज व्हाट एट लीस्ट आई हैव सेड। अच्छा, और कोई? रागों पे आधारित है। अच्छा, हिस्टोरिकल बहुत ट्रेडिशनल पुराना म्यूजिक। बिल्कुल सही। एक पॉइंट था मैम जो आपने बोला था क्लासिकल और दूसरे म्यूजिक में। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जब हम सुनते हैं एटलीस्ट एज इंडियंस तो सर हिलता है और दूसरे में पैर हिलता है। दूसरे में क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। सर ने जो कहा कि जिसमें आ ऊ रहता है वो क्लासिकल सही है कि क्लासिकल म्यूजिक में ज्यादा टाइम तक क्या रहता है तो आकार रहता है, ज्यादा टाइम तक क्या रहता है आलाप रहता है, शब्द कम रहता है आकार ज्यादा है। आप रशियन क्लासिकल म्यूजिक सुने? आप कुछ बताना चाहेंगे? एक ही सेंटेंस बताएंगे। I have done Russian language literature, उसमें रशियन क्लासिकल म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है। तो मेरा एक प्रश्न है, राइटर में आप आराम से रो रहे तो वो साउंड आता है वो रशियन क्लासिकल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मतलब कई लोगों ने ये भी कहा है कि जब हम आकार लेते हैं, आलाप लेते हैं तो लोगों को समझता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और उसी कारण शायद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जिनको जानकारी नहीं रहती है वो जाना नहीं चाहते। तो इसीलिए आज का जो सेशन रायसोनी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है वो उसी कारण है कि एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है, और उसको मतलब कानों से सुनना। कई बार कैसे होता है कि कानों से हम सुनते हैं, मतलब वो केवल हियरिंग तक ही सीमित रहता है। कान को हम जैसे आंखें बंद कर सकते हैं वैसे कान बंद नहीं किए जा सकते, इसलिए कानों पर वो पड़ता है लेकिन उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। उसका कोई इफेक्ट ना होते वो बाउंस हो जाता है, मतलब वो समझता नहीं, उसका जो अर्थ है, उसका जो इफेक्ट होता है वो होता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उनको नहीं पता रहता है। तो ये जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके 3 मुख्य आयाम हैं। एक तो जो जैसे सर ने कहा रागदारी संगीत है, मतलब राग ही उसकी एक बेसिक कंसेप्ट है। दूसरी जैसे जिसको हम रिदम कहते हैं उसका थोड़ा सा डेवलप्ड रूप, संस्कारित रूप जिसको हम ताल कहते हैं, जो हमारी अपनी खासियत है। और तीसरी है जिसको हम ख्याल कहते हैं, मतलब अभी के दौर पर देखें तो उसको हम ख्याल कहते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म ख्याल है, क्लासिकल म्यूजिक का कंटेंट रागदारी संगीत है और ताल है। तो ये दोनों चीजें जो क्लासिकल म्यूजिक को दिखाता है, क्लासिकल म्यूजिक को व्यक्त करता है, क्लासिकल म्यूजिक को डिफाइन करता है। तो ये तीनों के बारे में हम कुछ ये तीनों वेस्टर्न म्यूजिक में नहीं होता है क्या? नहीं, उसके बाद भी म्यूजिक मीटर स्केल वगैरह सब है। रिदम रहता है, ताल नहीं रहता है। मैं बताऊंगी उसके बारे में। रिदम है, ताल नहीं है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ ना कुछ गाना हो जाए, इसलिए मैं आपको इंडियन म्यूजिक के जो अलग अलग जॉनर्स है उसके बारे में बताऊंगी, फिर क्लासिकल पे आते हैं। मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता है तू तबला ला पकड़ भी बोलते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रहता है जो कि हम पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं कि सामवेद से चलता आ रहा है, मतलब उसकी ट्रेडिशन बहुत पीछे सामवेद तक जाती है। फिर सामवेद के बाद में कुछ आया जिसको हम प्रबंध कहने लगे, इसके कुछ रूल्स थे, लेकिन हमेशा कोई भी शास्त्र और कोई भी कला इनमें सामंजस्य भी रहता है, उसके द्वंद्व भी होता चलता है। तो जब भी शास्त्र के नियम बहुत कड़क होने लगे तब वो शास्त्र के नियम को बाजू करके कला अपना एक
स्थान बनाती रही है। वैसे ही प्रबंध पहले के जमाने में बहुत ही फेमस थे, लेकिन उसके रूल्स काफी कड़क थे, तो वो हटा दिए गए रूल्स, और इसके बाद में वहां से निकला युवा प्रबंध के आधार पर ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी के अपने कुछ नियम थे, ध्रुपद गायकी की अपनी कुछ स्टाइल थी, लेकिन बाद में पाया कि ध्रुपद गायकी की जो स्टाइल थी उसके भी नियम बहुत कड़क होने लगे, तो उनको भी हटा दिया गया। मतलब ध्रुपद गायकी भी थोड़ी कम प्रचलित रही, और उसके बाद में ध्रुपद गायकी के कुछ अंश और कव्वाली के कुछ अंश दोनों के मिलके तैयार हुआ है ख्याल। तो ख्याल गायकी, ध्रुपद गायकी और कव्वाली गायकी, इनका मिश्रण है, जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत पर अमीर खुसरो जी का प्रभाव मानते हैं। तो ये ख्याल गायकी है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का आज का दौर जो है उसको हम ख्याल गायकी कहते हैं। उसी के साथ जिसके अक्षर नहीं रहते वो तराना रहता है। फिर ठुमरी गायकी रहती है, कुछ कव्वाली रहती है, फिर गजल भी रहती है। गजल तो सब कोई जानते हैं। तो ऐसे कुछ अलग फॉर्म्स आपके सामने हम पेश करेंगे। पहले तबले पर सुलो कुछ बजाएंगे, आप तो जान जाओगे कि वो कौन सा जॉनर चल रहा है। रेशमाची घाली लाल काळ धाग्याने कर्नाटकी काशीवाडी ताळीला हातला लावू माझ्या साडीला। रेशमाची घाली लाल काळ धाग्याने कर्नाटकी काशीवाडी ताळीला हातला लावू माझ्या साडीला। अब एक दूसरा रहता है कि जिसको हम भजन कहते हैं, वही जो सुयोग ने पहले बजाया वही तबले पर बजेगा, लेकिन अब उसकी स्टाइल अलग है। ये है भजन, ज्याला आपण अभंग म्हणतो मराठीत। अब एक स्टाइल में जिसको हम तराना कहते हैं। तराना ऐसी स्टाइल है कि जिनमें शब्दों को कोई महत्व ही नहीं है। इतना कम महत्व है कि निरर्थक अक्षर ही उसमें यूज किए जाते हैं। रिदन, तनो, नोम, तो या फिर उदेना, ऐसे कुछ शब्दों जिसको कोई अर्थ नहीं है ऐसा माना जाता है। ऐसे तराने में शब्द रहते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार इन शब्दों को भी अर्थ है। पर्शियन भाषा के ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको अर्थ है, लेकिन जहाँ तक हम उसको यूज करते हैं उसका कोई अर्थ हमको पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो एक गायकी हो सकती है। दीन देना दीन दानी दीन देना दीन दानी दीन देना दीन दानी दीन दानी
बाद में एक दादरा जिसको कहते हैं, मतलब ये दादरा सेमी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है, क्लासिकल और लाइट म्यूजिक इनके बीच का। क्लासिकल म्यूजिक में शब्दों को बिल्कुल महत्व नहीं रहता और सुगम संगीत में शब्दों को बहुत महत्व रहता है। लेकिन ये जो सेमी क्लासिकल है उनमें शब्दों को उतना ज्यादा भी महत्व नहीं रहता जितना लाइट म्यूजिक में है, और उतना कम भी नहीं रहता जितना क्लासिकल में नहीं होता। तो इसको कहते हैं सेमी क्लासिकल, एक बहुत ही ज्यादा पहचान है। याद पिया की याद पिया की ये दुख सहा जाए, ये दुख सहा जाए, हर याद पिया की याद पिया की ये है सेमी क्लासिकल जिसको हम दादरा कहते हैं। तो ये अलग अलग जॉनर्स है, ये अलग अलग जॉनर्स है जिसकी पहचान होने के बाद मैं अब आपके सामने जो हमको कम पसंद है, जो हम जानते नहीं हम जिसके बारे में, ऐसे क्लासिकल म्यूजिक की तरफ मुड़ूंगी। ये क्लासिकल म्यूजिक में 3 मेन कंसेप्ट है, एक है राग, दूसरा है ताल और तीसरा ख्याल। अब राग क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, बिल्कुल सिंपल, जितना मैं सिंपल कर सकती हूँ उतना सिंपल करती हूँ, कि 12 सुर है, वो 12 सुरों में से हम कुछ स्वरों को चुनेंगे, पूरे के 12 सुर नहीं लेंगे, उनमें से कुछ स्वरों को हम चुनेंगे और ये तय कर लेंगे कि पूरा समय हमको इन्हीं सुरों के साथ गाना है। 12 सुरों में से कुछ स्वरों को हमने चुन लिया और पूरा समय तक हमने ये तय किया कि हम इसी नियम में रहेंगे कि यही सुर हमको लेना है। तो ये हो गया राग, इसको हम कहेंगे राग। जैसे हमने मालकम्स कह दिया, तो 12 सुरों में से हम 12 सुर है, सारेगमपधनी, आप सभी लोग जानते हैं सारेगमपधनी, और कुछ सुरों के विकृत स्वर भी रहते हैं जिसको हम कोमल या तीव्र कहते हैं। तो हम वेरिएशन उसमें का कौन सा लेंगे, ग कोमल लेंगे, घ कोमल लेंगे, नी कोमल लेंगे, और हम रे और प नहीं लेंगे। फिर बताती हूँ, ग कोमल लेंगे, घ कोमल लेंगे, नी कोमल लेंगे और रे और प हम लेंगे ही नहीं। तो ये हो गई मालकम्स की डेफिनेशन, मोटे तौर पर ये हो गई मालकम्स की डेफिनेशन। सेकंड सर आप जाएंगे मालकम्स। ठीक है, तो ये हो गया मालकम्स। मिताली आरोह अवरोह, एकदम मोटे तौर पर इसको आरोह और अवरोह कहा जाता है। मिताली मन ठीक है। अभी तो आपसे गाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जरूर कहूंगी क्या होता है। ये हो गई राग की कंसेप्ट। अब दूसरी हमारे कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिदम का थोड़ा संस्कारित रूप, जिसको हम ताल कहते हैं। मतलब हमारे ऐसा होता है जैसे 1 2 3 4 ये मात्राएं चल रही है, बीट्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 ये बीट्स चल रहे हैं। हमने ये तय किया कि हम एक साइकिल तैयार करेंगे जो 12 के बाद में फिर से 1 बोलेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। 12 के बाद में हम 13 लेंगे। तो ये हो गई ताल की कंसेप्ट कि जितना हम लेना चाहते हैं उसका पोर्शन, 12 का लेना चाहते हैं तो 1 हो गया, 16 का लेना चाहते हैं तो पूरा टाइम हम 16 का लेंगे, यदि हम 14 का लेना चाहते हैं तो 14 का लेंगे। तो ये 12 मात्राओं का एक साइकिल होने के बाद में फिर से 1 बोलेंगे, इसको हम कहते हैं ताल। मतलब 12 के बाद में हम 13 नहीं कहेंगे, 12 के बाद में फिर से हम 1 कहेंगे। या फिर जो हम सब लोग जानते हैं जो ताल 3 ताल या त्रिताल कहते हैं उसमें 16 रहता है। तो ये हमारी फिर से इंडियन म्यूजिक की खासियत वाली कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ ताल है, मतलब 12 के बाद में फिर से 1 आता है। और हमारे ये भी कंसेप्ट है कि ये जो 12 मात्रा है उनके बोल निश्चित है, मतलब हम धेन धेन धागे त्रक तू ना कत ता धागे त्रक थी ना धेन। हम ये बोल निश्चित कर दिए हमने, और ये भी हमने कहा कि इन्हीं 12 के बाद में फिर से 1 करेंगे। आप भी गिन सकते सबके साथ, 1 2 धागे फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ये हमारी हो गई ताल की कंसेप्ट। ये ताल की कंसेप्ट अन्य किसी ही भी सिस्टम में नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत की खासियत है। और किसी भी संगीत में ताल के बोलों की कंसेप्ट नहीं है। ताल की कंसेप्ट है लेकिन ताल के बोलों की कंसेप्ट नहीं है। ताल की कंसेप्ट भी बहुत ही बेसिक तौर पर है। तो ये हमारी 2 खासियतें हैं। अब 12 के बाद में जो पहली बार फिर से 1 आता है उसको हम कहते हैं सम। और जैसे सर ने कहा कि हम गर्दन हिलाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑडियंस में रहते हैं, हम पीछे बैठे रहते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि ये सब लोग एक जगह से गर्दन क्यों हिला रहे हैं। तो ये गर्दन जब हिलाते हैं तब हमको पता चलता है कि ये फिर से पहली बात आ गई। तो ये 12 के बाद में जो फिर से 1 आता है उसको इंडियन म्यूजिक की लैंग्वेज में कहते हैं आवर्तन कंप्लीट हो गया। आवर्तन मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये इंडियन म्यूजिक की कंसेप्ट है। तो हम इसको हम कुछ गाएंगे और आप पहली मात्रा को उसके बाद ऊपर आप भी हाथ हिलाना करते रहना। अब इंडियन म्यूजिक में भी जो सबसे इनका तबला लगता है तब तक मैं बात करती हूँ। इंडियन म्यूजिक में ये भी कंसेप्ट है कि जो सबसे कठिन माना जाता है वो है विलंबित ख्याल, और जो कठिन है वो ही मैं आपसे गवाना चाहती हूँ। सीधा तो कोई भी गा ले, मैं थोड़ा जो कठिन है वो आपको सिखाने की या फिर आपके साथ करने की कोशिश करूंगी। तो विलंबित ख्याल की तरफ जाते हैं। विलंबित का मतलब है स्लो, मतलब जैसे धेन धेन तो वो होगा धेन धेन, मतलब वो स्लो चल रहा है इसलिए उसको बड़ा ख्याल कहते हैं, उसको विलंबित भी कहते हैं। विलंबित का मतलब है स्लो। अब विलंबित में कैसे है, जैसे एक ताल विलंबित हो धेन धेन। अब एक जाना पहचाना ख्याल है प ग ला ग न म हा ना ज उ
4 5 6 आप लोग गिने 7 8 9 10 11 आप सब लोग उंगलियां गिन सकते हैं बाहर। अब इसमें कैसा होता है होता कैसा है कि 12 मात्राओं में बोल फिक्स है, तो हम हमारी 10वीं मात्रा पे तीरकीटा नाम का एक बोल बजता है। वो हमारे लिए वो एक साइन रहती है कि अब हमको उठाना है। तो हम ये तीरकीटा पहले बोल सुन लेते हैं कैसा रहता है। बारीकी से सुने। ये बोल अलग से हमको सुनाई देता है, तो वो तीरकीटा जब भी आप सुनेंगे उसके बाद में आपको इतना बोलना है। क्या करना है? गाइए। फिर से थोड़ा जोर से इतना ही आपको गाना है। जैसे कि आप तीरकीटा सुनेंगे ना, उसके बाद में आपको ये गा देना। फिर से ठीक है। अब हम तीनों कुछ ना कुछ गाएंगे। जैसे ही आप तीरकीटा सुनेंगे तो आप गा दोगे पग नागेन दे। ठीक है। पग जो है ये पगे नागेन ने जो बोला अभी हमने, उसको हिंदुस्तानी संगीत की भाषा में बहुत अच्छा शब्द है। उसको कहते हैं मुखड़ा। मुखड़ा मतलब चेहरा। ये उस बंदिश का है मुखड़ा। तो आप जो गाओगे वो है मुखड़ा, हम लोग जो करेंगे वो है आलाप। मतलब अब आपके सामने कोई यदि मुखड़े की बात करेंगे तो आप समझेंगे कि वो मुखड़ा है बंदिश का। ठीक है।
पग लागन दे। इसके बाद में मैं कुछ शब्द बताऊंगी जो आपको 4 मात्राओं तक गाना है। महाराज 4 मात्राओं तक और कुंवर 4 मात्राओं तक। महाराज अब इसके बाद में कुंवर भी 4 मात्रा। लागन 4 मात्राओं तक आएगा। महाराज 4 मात्राओं तक आएगा। कुंवर 4 मात्रा तक आएगा। और पग लागन दे के बाद में हमारा एक छोटा सा पॉज है जिसके कारण वो 4 मात्राएं हो रही है। देखिए फिर से पग लागन दे तबले के ऊपर आप तो सब लोग अच्छे से गा पाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुन ही नहीं पाते तबला ठीक से और गाने की कोशिश में हम तबला नहीं सुन पा रहे। तो ऐसे समय क्या करना, बिना हाथ में गिन लेना। ठीक है, एक हो गया। चार के 3 यूनिट्स हमारे पास है। तबला हम यदि सुन सकते हैं गाते गाते तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपको दिख भी नहीं रहे, दिखने से और पता चलता है कि कौन से बोल कैसे बन रहे हैं। तो आप इतना हाथ उंगलियों पर गिन ले, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से
अब मेरे ख्याल से दोबारा में किसी की गड़बड़ चल रही है। ये सबका ठीक आ रहा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में सबसे कठिन बात है क्लासिकल म्यूजिक का विलंबित ख्याल, वो आप सभी लोगों ने सिर्फ बहुत ही इजीली गा लिया। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यही आप लोग मुखड़ा गाओगे, मुखड़ा तो आपको पता है सबको, तो अगर लागत दे बाकी हम लोग गाएंगे, ठीक है। तबले पर बजेगा ना बजेगा आपको बगल लागत दे कहना है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का सिखाने का यही तरीका है कि हम लोग गाएंगे आलाप और आप लोग गाओगे मुखड़ा। ये तबला बजेगा लेकिन आप लोग मुखड़ा उठाओगे। अब मैं जो आलाप करूंगी वो आलाप एक दूसरी खासियत है इंडियन म्यूजिक की, जिसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं या फिर इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। इम्प्रोवाइजेशन मतलब विस्तार है। विस्तार किस बात का है? तो वो जो अभी हम लोगों ने बताया था गधनी कोमल और रे पर नहीं लेना है, तो वो सा ग म ध नि ये 5 सुर बजते हैं, तो वो 5 सुर जो है उनको हम गाएंगे आलाप के फॉर्म में। फिर बाद में गाएंगे उसको और एक कहते हैं लय का गीत, मतलब लय के साथ खेलना। उसके बाद में गाएंगे तान, मतलब जो कि फास्ट है। तो ये तीनों स्टाइल से हम लोग अभी गाएंगे, ठीक है। पगला नोटेशन में या फिर सरगम में हमने आलाप गाया। आलाप जो बात रहती है, मतलब ये जो हम बहुत लोगों ने आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करके बोलते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। तो आलाप की बात है कि स्लो टेम्पो में उसका विस्तार करना, लयकारी है लय के साथ खेलना, और तान है फास्ट टेम्पो में विस्तार करना। तो जैसे सा ये सब सुकून के लिए रहता है, आराम के लिए, चैन के लिए, स्लो
मतलब जो हम अंदर ही अंदर जितना आलाप रहता है तो आलाप में जितना हो सकता है अंदर ही अंदर हम लोग झाँकते रहते हैं और उसका विस्तार करते रहते हैं। लयकारी की जब बात होती है तो हम लय के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं। लय के साथ क्रीड़ा मतलब कोई बजाएगा उसके साथ हम नहीं गाएंगे, कुछ अलग ही गाएंगे, वो भी कुछ अलग ही बजाएंगे, हम भी कुछ अलग ही गाएंगे, तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ खेलना शुरू रहेगा, उसको कहते हैं लयकारी, लय के साथ खेलना। और तीसरी रहते तान, जिसमें बहुत ही फास्ट चलता है काम, मतलब जिसमें कौशल्य दिखाने की बात है कि अब हमने पूरा विस्तार कर दिया है, अब हम कौशल्य के साथ कुछ करते हैं। तो ये स्टाइल होता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, पहले आलाप, बाद में लयकारी, फिर बाद में तान, और हर बार मुकड़ा आएगा, हर बार इसका एक मुकड़े के साथ में होगा। तो इसको 2-4 आवर्तनों में आपके सामने पेश करेंगे, फिर आप सब लोग गाओ। आकार की जगह हम शब्द में भी गा सकते हैं, जैसे
ध्यान में आया होगा मुखड़ा कैसे रहता है, आलाप कैसा रहता है, लयकारी, जो कि थोड़ी कठिन बात है, तान जो कि कौशल्य की बात है, गला घुमाने की बात है दोस्तों, गला उसको कितना हम फास्ट लेके जा सकते हैं, कौशल्य उसमें कितना दिखा सकते हैं, उसकी बात है। तो ये है विलंबित गाने का तरीका। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जितना हम गाना सुनते हैं उतना गाना हमको आता है। जैसा कहते हैं ना कि जितना हम पढ़ते हैं उतना हमको लिखना आ सकता है, जितना हम गाना सुनेंगे उतना हमको गाना आएगा। तो सेल्फ स्टडी की बात बहुत रहती है कि हम सुनने के बाद उसके ऊपर कितना विचार करते हैं, हम उसके ऊपर कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आधार पर हमको गाना आ सकता है, लेकिन गुरु की पक्की जरूरत होती है। तो मैं आपको कुछ बड़े लोगों का गाना सुनाऊंगी, अभी रिकॉर्डिंग बड़े लोगों का सुनाऊंगी, जो गाना ऐसा है कि अक्सर हम लोग क्लासिकल म्यूजिक की यदि बात करते हैं तो हम सुनते हैं, फिर हमको जसं म्हणतात आपण मुरायला पाहिजे असतो, हम कान से तो सुन लेते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक बताया है बियॉन्ड ईयर, कानों के परे हमको क्या सुनना है, तो हम कानों से तो सुन लेते हैं, उसके बाद में वो ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक जाता है तब हमारे समझ में आता है कि हमने क्या किया। तो ये कान से ब्रेन तक जाने का जो जर्नी है, जो सफर है, उसके लिए हमें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि इस कान पर से तो रिफ्लेक्ट होकर भी निकल जाएगा। हम सुनेंगे लेकिन हमारे अंदर वो गया ही नहीं, ये भी हो सकता है, और गया तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। तो क्लासिकल म्यूजिक की अभी हमने जैसे बात की कि आलाप है, मुखड़ा है, बंदिश है, तो उसके आधार पर हम थोड़ा ना थोड़ा कुछ समझ पाएंगे, लेकिन असली बातें तभी समझ में आती है जब हम बड़े लोगों का गाना सुनते हैं। तो आप क्लासिकल म्यूजिक के बारे में किसका नाम बता सकते हैं कि कौन बड़े लोग हैं क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में? किशोरी भीमसेन जोशी, किशोरी आमोणकर जी, और प्रभात और अश्विनी बड़े देशपांडे, बहुत अच्छे लोगों के आमिर खान बरोबर, नुसरत फतेह, बढ़िया बढ़िया, राशिद खान साहब, तो कौशिकी चक्रवर्ती है, जिनका कल प्रोग्राम हुआ, सावनी शेट्टी जी, जिनका परसों प्रोग्राम हुआ, मेरा भी नाम लीजिए। क्लासिकल म्यूजिक के ये जो बड़े लोग हैं, तो आपने अच्छा किया जो किशोरी जी और आमिर खान साहब की बात करी, नहीं तो अक्सर कैसे होता है कि अभी के जो लोग उनका ही गाना सुना जाता है। मतलब यंग लोगों को पूछती हूँ तो पहला नाम तो कौशिकी जी का आता है, राशिद खान साहब का आता है, फिर अश्विनी भिड़े, आरती कलीकर जी, ऐसे लोगों का नाम आता है, भीमसेन जोशी जी, किशोरी आमोणकर जी, इनके भी नाम है। तो हमको ऐसे लोगों के गाने, ये तो इनके इस सब के गाने सुनना ही है, इनसे हम अपने आप को रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के गाने रहते हैं कि जिनसे हम रिलेट नहीं कर सकते, और फिर हम क्या बोलते हैं कि हमको उनका समझ में ही नहीं आता। और कई बार महफिलों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि आम पब्लिक के लिए लोग अपना गाना थोड़ा नीचे स्तर पर लाते हैं कि आम पब्लिक को समझ में आए, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि आम पब्लिक ही ऐसी बने कि जितना आप कठिन दे पाओ दे दो, हम जितना ग्रहण कर सकते उतना करेंगे, जितना नहीं ग्रहण कर सकते उतना बाद में करेंगे, लेकिन आप तो कठिन बातें हमको बता दो। ऐसा नहीं कि हमारे लिए सिंपल सी बातें बता दो, नहीं, आपको जितना कठिन आता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड आता है, आप बता दीजिए। हम अपने कैपेसिटी से, अपनी पात्रता से हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे और समझ ही लेंगे कि आपने क्या बताया, भले ही हमको समझ लगे। तो ये अपना रवैया होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ लोगों के ऐसे गाने बताऊंगी जो लेजेंडरी माने जाते हैं, जिनके आधार पर जिन लोगों के अभी आपने नाम लिए उनका भी गाना बना है, मतलब अपने रूट्स तक जाने की ये कोशिश है। तो जिनका गाना अवेलेबल है जब से रिकॉर्ड के माध्यम से, रिकॉर्ड आई, फिर कैसेट्स आई, फिर सीडीज आई, फिर अपने डिजिटल चल रहा है, तो जो पहला जमाना है, मतलब जो घराने आप लोग जानते हैं, घराने हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ी गायिका है सूरश्री केसरबाई कैसर।
इनका गाना यदि मैं आपको अदरवाइज आप सुनेंगे तो शायद आपके ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कुछ समझा सकूं तो शायद आपके काम आएगा, इसलिए मैं वो गाना सुनाना चाहती हूँ। सूरजश्री केसर भाई कहकर ये जयपुर घराने की बहुत जानी मानी गायक है। मतलब पहले जयपुर घराने के गायक उस्ताद अल्लामिया खान साहब, उनकी ये डायरेक्ट शिष्या है, मतलब दूसरी पीढ़ी चल रही है। अभी समझिए 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो ये दूसरी पीढ़ी की है। राग है नंद। केसर भाई की ये खासियत है कि उनका आकार बहुत स्पष्ट है, मतलब ऐसा नहीं वाला नहीं है, स्पष्ट है और बहुत जबरदस्त मीट है, बहुत जबरदस्त दम सांस है। आप देखोगे कि एक ही सांस में वो पूरा आवर्तन खींचती है, तो इतना उनके उसमें दम सांस है। और छोटा सा पीस है उनके गाने का, ये मतलब 3 मिनट का 4 मिनट का है। आलाप से तान निकलती है, तान से पूरा विस्तार होता है। म्हणजे जिसको कहते हैं कि बहुत लंबा दीर्घ दम सांस, शुद्ध आकार, और मतलब जयपुर घराने का असली जो घरानेदार गायकी वो केसर भाई की इसमें है। बहुत जानी मानी गायिका, आप नोट कर लीजिए उनका नाम, और जितना जब भी आपको वक्त मिले उनका गाना सुनिए। यूट्यूब पर काफी अवेलेबल भी है। कई बार ऐसा होता है हमको पता ही नहीं चलता कि हमको किसका सुना है, इसलिए मैंने केसर भाई का गाना सुनाया आपको कि पुराने जमाने में से कहाँ से आया, कोई घराना था कहाँ से कहाँ तक आया, ये जानने के लिए केसर भाई का सुने। अब दूसरा मैं आपको सुनाती हूँ फैयाज खां साहब। एक दूसरा घराना है जिसका नाम है आगरा घराना, जिससे ताल्लुक रखते हैं उस्ताद राशिद खान साहब। तो पतियार है उनका, लेकिन उसी का एक सब घराना जिसका। तो अब केसर भाई की आवाज अलग तरीके की थी, इनकी आवाज और अलग है, बहुत ही ऐसे जरा लड़कट आवाज, ऐसी बहुत ही अच्छी आवाज उनकी है, थोड़ी बेस वाली आवाज है। उनका भी सुनिए। उनकी खासियत ये है कि वो लयकारी बहुत अच्छी करते हैं, तो वो एक बार सुन लीजिए। नाम याद रखिए, उस्ताद फैयाज खां, आगरा घराना। कहा
गमक उनकी खासियत थी, मतलब इनकी आवाज को ऐसा लगा है कि जैसे पूरा हिल रहा है गदगद, ऐसी आवाज लगे। जब ये बच्चों को सुनाती है तो बच्चों को हंसी भी बहुत आती है कि कैसे लगा हुआ है, कैसे उच्चार है, लेकिन वो उनकी स्टाइल है। इसको जबड़े की काम की जबड़ा, जिसका जबड़े का काम उसमें होता है। ठीक है, ये है उसका फेवरेट सा अगला गाना। अब मैं आपको और एक गाना सुनाऊंगी जो है पंडित कुमार गंधर्व जी का। पंडित कुमार गंधर्व को सब लोग जानते हैं, पिछले ही साल उनकी जन्म शताब्दी हुई थी। कुमार जी की ये खासियत है कि वो 8 साल के जब थे इस बच्चे की उम्र के, तब वो अलग अलग लोगों का गाना सही सही उसकी नकल उतारते थे और खुद के मन से उसमें ऐड भी कर देते थे। तो कुमार गंधर्व जी का 8 साल की उम्र का जो गाना है वो आपको सुनाऊंगी। मतलब कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी हुई, उनका 8 साल की उम्र का गाना, मतलब इतना पीछे हम जा सकते हैं। और उन्होंने क्या गाया है, किसी और की नकल, मतलब हम कितना पीछे जा सकते हैं वो इस गाने से हमको पता चलता है। और इन सब का जो मैं गाना सुना रही हूँ वो सबका गाना आज भी हमको ऐसा लगता है कि ऐसे हमको आना चाहिए। हर आज की जो व्यक्ति है वो इन सबको मतलब उनके जैसा गाना चाहती है। तो ये पंडित कुमार गंधर्व जी जब छोटे थे तब का गाना है, जब उनको पंडित कुमार गंधर्व ये नाम भी नहीं था, शिवपुत्र कौम के लिए उनका नाम था, तब से ये गाना है। सुरीली धुन सुनाएगा जो प्रोफेसर देवधर के इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक का एक खास चेहरा है।
आप सुनिए। ये पंडित कुमार का नंबर बचपन के बाद में इनकी गायकी में काफी परिवर्तन आते गए और हम लोग तो जानते हैं कि युग प्रवर्तक जिसे कहा जाता है सही मायने में, वैसे है कुमार जी। अब और एक गाना सुनाना चाहूंगी, जैसे सर ने आमिर खान साहब का उदाहरण लिया, नाम लिया, तो आमिर खान साहब की गायकी ऐसे कि जिसमें हमको कुछ नहीं दिखाना है, जिसमें हमको अंदर ही अंदर झांक के लिखना है, जो कि हमको पूरा शांत कराता है। हमको कोई लयकारी नहीं करनी, हमको कोई तान नहीं करके दिखानी, हमको किसी को कुछ नहीं करके दिखाना है, बस हमको सुनना है। हम अंदर ही अंदर उसको सुनते जाते हैं। ऐसा है उस्ताद आमिर खान साहब का गाना। ये उनका जो गाना है वो 1960 के आसपास का गाना है, उसके रिकॉर्ड में लिखा है 1960 का। राग मारवा। ये तो चलता ही रहे ऐसा, लेकिन इतना बढ़िया गाना है। तो मैंने आपके सामने कुछ लोगों के गाने ऐसे पेश किए कि जिनके आपको नाम याद रखना है, जिनके गाने आपको सुनना है। आपका बचपन का समय? मेरा बचपन का गाना ये है। तो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो सुनना है हमको, सुन के। बात ऐसी है कि हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग होता है, हर कोई अलग उसमें से क्या चाहता है, यह सब हर कोई किसी का अलग अलग रवैया होता है, हर कोई अलग अलग चाहता है। जैसे ये गाने से हमने क्या चाहा, कुछ नहीं चाहा, बस हम शांत होना चाह रहे थे, हम शांत होना चाह रहे थे। हमने यदि हम इनका सुनते हैं, बसंतराव देशपांडे जी का गाना सुनते हैं, तो उसमें इतनी सुंदर सुंदर ताने रहती है कि हम उसमें खो जाते हैं तानों में। भीमसेन जी का दीर्घ दमसाज रहता है, एकदम गड़गड़ आवाज उनकी है, अभंग वाणी उनकी है, उनका क्लासिकल भी। तो ऐसे अलग अलग लोगों से हम अलग अलग सुनते हैं, तो अलग अलग बातें पाते हैं। तो ये सब क्लासिकल म्यूजिक लिसनिंग बियॉन्ड द ईयर्स वाली बात है। ईयर्स दोनों तरीके से, ईयर ये वाला और YEARS वाला भी, कि बियॉन्ड द ईयर्स ये इतने सालों तक गाना चलते आ रहा है, हम अभी भी अपने गाने की जड़ें इनमें देखते हैं। तो ये सब गाना है आपके सामने, मैंने कुछ पेश करने की कोशिश की, कुछ मैंने कभी की, बड़े लोगों का सुना है। तो आज मैं यहीं रुकती हूँ,
आपको यदि कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप जरूर पूछें। बचपन से ये स्टेज देखा है, अभी प्रेजेंट स्टेज में क्या डेवलपमेंट हो रही है सो कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक की, क्योंकि सिनेमा में भी क्लासिकल म्यूजिक, सिनेमा में जो क्लासिकल है उसको क्लासिकल मानते हैं। तो फिर ललित संगीत है, उसमें क्या है? What are the differences of ideal classical and its different forms as a जैसे आपने कहा कि फिल्म म्यूजिक में जिसको हम क्लासिकल मानते हैं, वो क्लासिकल है ही नहीं। वो क्लासिकल सिनेमा बोलते हैं। हाँ, वो क्लासिक हो सकता है, लेकिन क्लासिकल वाला जो ख्याल वाला जो है वो उसमें नहीं है। उसमें बस 2-4 आलाप दे देते हैं, लेकिन उसको क्लासिकल ठीक है, लोगों के लिए उतना भी काफी, कम से कम उतना तो सुने। लेकिन क्लासिकल की जो बात है वो उसमें आती ही नहीं है। तो क्लासिकल इन लोगों के साथ, जैसे हम लोगों ने अभी सुना, आज तक का हम सुनते हैं लोगों की तरफ से कि उसमें काफी चेंजेस आते हैं। पहले प्रबंध था, बाद में ध्रुपद आया, ख्याल आया, अब तो ख्याल में भी काफी परिवर्तन आ रहे हैं। तो पिछले, यदि मेरी जितनी उम्र है, मैं पिछले 40-45 साल से कम जानकारी से सुन रही हूँ। गा कितना रही हूँ पता नहीं, लेकिन सुन तो रही हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने मुझे गाना इतना बारीकी से सुनाया है कि मैं पिछले 45 इयर्स से बिल्कुल बारीकी से गाना सुनती हूँ और मैं चेंजेस भी ऑब्जर्व करती हूँ। अब 45 साल कम नहीं होते गाना सुनने के, तो मुझे चेंजेस भी दिखने लगे। तो मतलब ये प्रबंध से ध्रुपद से ख्याल, और ख्याल के बदलते जो आयाम दिखते हैं वो क्लियरली हमको गाने में दिखते हैं। जैसे आमिर खान साहब ने लय को बदल दिया, लय को उन्होंने काफी स्लो किया, काफी उसमें सुकून लाया। पहले तो फास्ट चलता था, अब स्लो आ गया। अब क्या हो गया है, माइक्रोफोन जब से आया है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि मैं विस्परिंग वॉइस में भी यदि गाऊं तो भी वो आता है। तो ये सब चीजें, या फिर उच्चार मेरे जो पहले ठीक नहीं रहते थे लोगों के उच्चार, क्योंकि वो इनको इतनी जोर से गाना पड़ता था कि जोर से गाने की वजह से उनके उच्चारण उतने आखिरी व्यक्ति तक नहीं जाते थे। अभी माइक्रोफोन की वजह से उच्चारण बहुत अच्छा है, उच्चारण अच्छा है तो अच्छा काव्य भी आने लगा है। तो ये कई सारे तान भी अलग पैटर्न्स के आने लगी है। पहले केवल मींड का ही काम चलता था, अब और भी अलग अलंकरण उसमें आए हैं। तो ये काफी चेंजेस इंडियन म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में आए हैं। आजकल म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक थेरेपी के बारे में काफी बात है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड म्यूजिक थेरेपी में? इसका व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस इन सिंगिंग और जैसे अभी मैंने कहा, अमेरिका साहब का हमने गाना सुना, वो म्यूजिक थेरेपी के लिए नहीं था, लेकिन उसका जो म्यूजिक थेरेपी का ही काम कर रहा था वो। जैसे उसने हमको शांत कर दिया, यही तो हम चाहते हैं म्यूजिक थेरेपी से। म्यूजिक थेरेपी के लिए जो संगीत है वो उसका अपना फॉर्म है, वो उसका फाइन आर्ट्स के तौर पे वो नहीं है, मतलब उसका एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि आपने जो सुना है, sing the same in a music therapeutic form, what difference it really means? बताते हैं। जैसे म्यूजिक थेरेपी के लिए कोई अलग गाना नहीं रहता है, बस उसको शांत तरीके से लिया तो उसका एक तरीके से उपयोग हो सकता है, उसको फास्ट तरीके से लिया तो अलग तरीके से उपयोग हो सकता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट और म्यूजिक थेरेपी दोनों में हम क्या चाहते हैं इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। जैसे बहुत लोगों ने ये कहा है कि हार्ट के लिए ये राग है, किडनी के लिए राग है, मैं तो इसको मानती ही नहीं। सुनिए ना, इसके बारे में काफी मत आए हैं, इसके बारे में काफी रिसर्च हो रहा है। मैं ये मानती हूँ कि म्यूजिक से थेरेपी का उपयोग होगा, लेकिन विशिष्ट राग से विशिष्ट कोई किसी डिसीज पर उसका काम होगा, इसके बारे में मुझे आज तक कोई अनुभव नहीं है। मैसूर में एक म्यूजिक रिसर्च चल रहा है, ये राग से ये होगा, मैंने भी कई सुने हैं। आई डोंट एग्री एट ऑल, लेकिन ये आई डोंट एग्री एट ऑल का कहना ये है कि मुझे इसका अनुभव नहीं आया है। ये तो हो सकता है ना, लेकिन मुझे इसका कोई कभी अनुभव नहीं आया है, इसलिए मैं पूरी तरह से उसको डिनाई कर दूंगी। लेकिन ये भी मैं कहूंगी कि ये मुझे अनुभव नहीं आया, लोगों का आ सकता है। मैं अपने लिए पूरी तरीके से उसको डिनाई करती हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं नहीं करूंगी। उनको अनुभव आता है तो वो जरूर करें। कभी-कभी मार्केटिंग
काफी एक जरिया होता है। Can I just, maybe, सही है, आपका कहना सही है। वो मार्केटिंग है, लेकिन वो अप्लाइड फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। अप्लाइड उसका किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन आज तक मैं फिर से बता दूं, आज तक मुझे कोई राग से कोई विशिष्ट चीज का अनुभव नहीं आया। मैंने कई बार कोशिश करी है। मैं म्यूजिक थेरेपी के लिए डॉक्टर्स के और थेरेपिस्ट के कोर्सेज भी मैंने अटेंड किए, लेकिन मुझे इसका कोई भी अनुभव नहीं आया। लेकिन इसके लिए मैं लोगों के लिए डिनाई नहीं करूंगी, यदि उनको मिलता है तो जरूर मिले। मुझे नहीं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ आपको डिसीज नहीं है। नहीं इसको डिसीज है, उसको क्या फर्क पड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं? I want to actually, add a next to this question. In the fourth revolution of AI, right, where there are at least 11 to 12 platforms which are dedicated towards this form of music, right? Which is due to lyrics, which is music, vocal, all of that, right? So it takes 15 seconds to produce a music which somebody has spent 25 years or maybe 45 years to perfect. आपको क्या लग रहा है कि आगे जो म्यूजिक और जो स्पेस है, जो डोमेन है, जो आर्टिस्ट है, जो कला है, how would that eventually sustain in an era of say songs AI? और क्या उनको ऐसा करना चाहिए so that they stay relevant or they complement AI or they at least finally overrule the AI की एक अलग मतलब ये बहुत काम की चीज है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक दहशत भी है कलाकारों के मन में। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं जो क्रिएट करती हूँ, मैं मतलब एज एन आर्टिस्ट जो क्रिएट करता है उसका उस आर्टिस्ट को मिलने वाला आनंद उसके पास ही है। उसके सामने बैठे हुए श्रोताओं को जो आनंद वो डायरेक्टली देता है वो उनके पास ही है। अब बात आती है रिकॉर्डिंग जब होता है तब की बात, पूरा प्रोसेस ही ऑटोमेट हो गया ना, ऑटोमेटिक हो। मैं यहाँ गा रही हूँ, सुनना आपके सामने बैठ के सुनना अलग, मतलब जहाँ भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसके अंदर आएगी तभी एआई शुरू होगा। यदि मैं विदाउट माइक आपके सामने बैठ के गा रही हूँ तो कोई एआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने माइक साथ में लिया और माइक के जरिए उसको बदल भी दे सकता है। आपने अभी लिरिक्स और कंपोजिशंस और म्यूजिक के नोट्स अभी एआई से क्रिएट करके सुने नहीं हैं। अभी ये सेशन होने के बाद आप जो भी कहेंगे, मुझे एक थीम कहेंगे ना, आई क्रिएट समथिंग, हाँ मैं जानती हूँ इसके बारे में, एंड देन वी विल एक्चुअली फील कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। नहीं, लेकिन ये कैसे हुआ कि मैंने इसको भी नहीं किया, मैं अब ऐसे गा रही हूँ, मेरे सामने कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरा रिकॉर्डिंग के जरिए आप तक नहीं पहुंच रहा, मैं खुद गा रही हूँ और मेरे सामने श्रोता बैठे जिनके बीच में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एआई मेरा क्या बिगाड़ना है? तो आपका क्या बिगाड़ना? जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई तो एआई की दहशत हो गई शुरू। एआई दोनों तरीके से काम में आ सकता है, बहुत काम की चीज है, उसको ठीक तरीके से यूज किया तो बहुत काम की चीज है, उसको ढंग से यूज नहीं किया तो उसकी दहशत बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए मैं कहती हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी यूजफुल भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी दहशत भी निर्माण कर सकती है, गाने की दहशत की बात कर रही हूँ मैं। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहां से शुरू हो गया, लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, और इंडियन म्यूजिक का तो ये भी एक तरीका है कि सामने बैठ के ही सुनना है। माने यू आर टॉकिंग अबाउट गुरु शिष्य परंपरा, यस, नथिंग इन बिटवीन। यस, गुरु शिष्य परंपरा डायरेक्ट मेथड, आमने सामने बैठ के की जाने वाली। देयर इज नो मिडिल मैन, मिडिल टेक्नोलॉजी और मिडिल। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एआई तो गुरु ही है। तो मैं YouTube पे लगा के यही अपना YouTube पे देखता सुन हूँ, सकते हैं। YouTube पे से एआई फॉर्म में सारा डिफरेंट लाइव परफॉर्मेंस ऐसे सुनना नहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्टिस्ट इटसेल्फ, हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द क्राफ्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द बिल्कुल एंटायर सर। जेनेसिस ऑफ ऑल दैट। बिल्कुल हो सकता है। ओके, उसी के लिए मैं उसकी दहशत की बात जो कर रही हूँ ना, यहाँ आर्टिस्ट करके बैठ के क्रिएट करा है, लेकिन उसके क्रिएशन की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे क्रिएट हो गया। ये भी हो सकता है, लिरिक्स भी हो गए, उसका गाना भी हो गया, मेरे गले से निकलने वाली आवाज हो सकती है, भीमसेन जोशी की भी लग सकती है। ऐसा कई चीजें एआई के माध्यम से हो सकती है। मेरी तो उतनी पहुंच भी नहीं है सोच की कि जितना एआई सोचता है। नहीं, आपकी तरफ से हो सकते हैं, बट the effect on the receiver or receptor Yes. will be different between a machine and a human being. हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, और इतना तो हमको भी नहीं, Not necessary, but possible. ये
ठीक है। मतलब ये तो हमारा अभी हमारी सोच है। 6 महीने में उसकी और कुछ सोच हो जाएगी, साल में तो और कुछ। उसका तो मैं मतलब ये भी नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकती क्या क्या हो सकता पर जो भी है, मैडम एक प्रश्न विचारे from the direct to through some media, there is somebody in between. है। सही, बिल्कुल सही। Ladies and gentlemen, sorry to interrupt you, but we are running out of time. एक लास्ट प्रश्न होता है मैडम। आप गाने के बीच में आए हैं वीडियो। But I can't do it. रागाला पण स्वभाव असतो आणि तालाला पण स्वभाव. आता यांना दुसरं सेशन आहे म्हणतात, पण नंतर बोलूया। Actually या हॉलमध्ये दुसरा आणखी एक सेशन आहे, सो पहिले आउटसाइड वेट करताय, बट इट्स अ वंडरफुल सेशन आणि इसके तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर यू कॅन पर्सनली कनेक्ट विथ मॅम तुम्हाला बाहेर मिळणारच. बट थँक्यू सो मच एव्हरीवन फॉर दिस वंडरफुल सेशन. आय होप यू हॅव फ्रॉम हार्डवर्किंग रोज अँड हार्टफुल थँक्यू साधना मॅम अँड her entire team. We look forward to welcoming you again for next 8th edition of OCLF on 20th, 21st and 22nd November date is announced right now. So thank you for your for being a lovely audience, and with this we conclude this workshop. Thank you so much. Thank you.